हाँ, मैं एन के रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज हम कक्षा 11वीं का नमक का दरोगा ये पाठ हम ले लेते हैं। इनके लेखक है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद सही में अगर वास्तविक प्रेमचंद जी का अगर हम थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं तो ऐसा लगेगा। उनका जन्म परिचय अगर तो देखें प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिला गांव लमही 31 जुलाई 1880 में तथा देहावसान 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। उनकी उपन्यास कुछ रचना है। पहला उपन्यास है, कहानी है, नाटक, निबंध, हर एक क्षेत्र में उन्होंने उनकी रचनाओं में देखेंगे तो उन्हें उपन्यास भी लिखे, कहानी लिखी, नाटक लिखे और निबंध भी लिखे उन्होंने। लेखन कार्य, हाँ, विशेष लेखन कार्य निर्मला है, प्रतिज्ञा है, वरदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, प्रेमाश्रम है, गबन है और गोदान, ये आदि उनकी काफ़ी मात्रा में उपन्यास। सही में अगर हम देखेंगे प्रेमचंद को का पूरा जीवन ही साहित्य क्षेत्र के लिए अर्पण किया उन्होंने, ऐसा हम मान लेते हैं। विशेष तौर पर कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट के तौर पर भी उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। और ये तो इनका एक विचारधारा भी रही है। उन्होंने ये भी कहा है कई जगहों पर, जब तक मैं लिखता रहूँगा तब तक ही मुझे खाने का अधिकार है, यानी जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं लेखन। और इन्हीं में से उन्होंने खुद अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने शुरू की, तो ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य वह समाज के लिए देना चाहते थे। और विशेष तौर पर उन्होंने उस समय की वास्तविकता कार्य और जो महिला के लिए अगर निर्मला है, प्रतिज्ञा है, प्रेमाश्रम है और गबन है और गोदान है, अगर हम उनके उपन्यास, अगर कहानियाँ उपन्यास पढ़ते तो उस उपन्यास और कहानी से हमें वास्तविकता का दर्शन जरूर हो जाता है। सही में वास्तविक चित्रण चाहिए। और खुद ही गरीब परिस्थिति में होने के बावजूद भी अध्यापक रहे, बाद में स्कूल इंस्पेक्टर बने हैं, बाद में महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर नौकरी भी छोड़ दी है। और बाद में विशेष तौर पर अपने इसके लेखन के द्वारा नवयुवकों को जागरूक करना, देशवासियों को जागरूक करने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने पत्रिका का संपादन किया। हंस है, मर्यादा है, जागरण है, माधुरी है, ये जो पत्रिका निकालती उनका संपादन कार्य भी उन्होंने किया है। अभी नमक का दरोगा है, इस पाठ के आधार पर हम देखेंगे कि दरोगा बोलने के बाद एक ऐसा पद है जिसके हाथ में कई जो हवलदार भी रहते हैं, और हवलदार के ऊपर हम देखते हैं तो दरोगा रहता है। और इन्हीं में से एक सरकार ने उस समय में एक नया कानून बनाया था और ये नमक बनाने के लिए मना कर दिया था। एक नया विभाग बनाया था जो नमक विभाग कहेंगे। और नमक विभाग के तहत अगर नमक की सरकार की अनुमति से केवल नमक का व्यापार करेंगे, नमक की आवाजाही करेंगे, वो अगर सरकार की अनुमति से ही की जा सकती। अपने मन से अगर नमक बनाना और उसको बेचना, ये उस समय के अंग्रेज सरकार के अनुसार गुनाह था। उनके लिए सजा भी हो जाती थी। और यही बात इसमें कि नमक विभाग बनते ही कई ऐसे कर्मचारी लोग थे, चाहे बड़े बड़े ऑफिसर कहेंगे, वकील कहेंगे, वो इच्छुक थे कि अगर ताकि ये ताकि जीवन में तो नमक के बगैर महत्व ही नहीं है। अगर हम खाने में अगर मान लो नमक हो, शरीर में भी नमक हो, खाने में भी नमक हो, नमक का तात्पर्य हमारा एक बैकबोन है वो हमारे शरीर में। और इन्हीं में से कहा जाता है नमक एक जीवन का एक सार है, भोजन का एक सार है, जीवन का भी एक सार नमक के रूप में माना जाता है। इन्हीं वजह से नमक विभाग बनते ही कई जो अधिकारी लोग थे, अलग अलग विभागों में काम करने वाले भी चाहते थे कि हम ये नौकरी छोड़कर नमक विभाग में आ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपरी आमदनी है, पगार से ज़्यादा भी ऊपरी आमदनी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसी विभाग से खुद मुंशी बंशीधर है, वह भी इस नौकरी के लिए लायक हो जाते हैं। पिताजी भी ये चाहते हैं। पिताजी नौकरी की तलाश में जब बेटा मुंशीधर बाहर निकलता है घर के बाहर और नौकरी की तलाश करता है, उस समय उनके पिताजी भी उनको समझाते थे। पिताजी का उपदेश उस समय बेटे के लिए क्या है देखते हैं। पिताजी क्या कहते हैं, देखो उपदेश, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, कम वो धीरे धीरे कम होता जाता रहता है। जैसे पूनम की रात में चांद पूरा का पूरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पूनम की रात समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे उसका आकार है, चांद का आकार है, कम होता जाता, एक दिन घट भी जाता है। और इन्हीं में से कहा गया है ये 1 तारीख को अगर पगार हो जाता है, तनख्वाह वेतन मिल जाती है, तो अच्छा लगता है कि आज पूनम का दिन है, पूनम की रात है और खुशी का दिन है, पूनम की रात और खुशी का दिन। लेकिन जैसे जैसे चांद खत्म होता रहता है, चांद का आकार खत्म होता रहता है, वैसा ही हमारा जो तनख्वाह होता है, पगार होता है, वेतन होता है, वह भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इन्हीं में से कहा पिताजी ये भी समझाते थे, वो पूर्णमासी के चांद के समान हमारा क्या है, ये वेतन वाली नौकरी होती है ऊपर। और इन्हीं में से कहा गया ऊपर क्या है, बहता हुआ स्रोत है, स्वजन
अभी मान लो ये भी समझते हैं तो ऊपर से आए होते हैं, जो स्रोत है, जैसे नदी का झरना होता है, स्रोत होता है, उस तरह हमेशा बहता रहता है, ऊपर की आमदनी हमेशा होती रहती है। स्वजन काफ़ी मात्रा में, उनके परिवार के लोग, माता है, पिताजी है, पत्नी, स्वजन है, वो काफ़ी मात्रा में खुश हो गए थे, लेकिन पड़ोसी काफ़ी मात्रा में दुखी होने लगे, ताकि मुंशी को क्या, दरोगा के तौर पर नमक विभाग में नौकरी मिल गई थी। अब एक देखते हैं दरोगा का अभी शुरुआत में 6 महीने के अंदर ही उनकी कार्यकुशलता देखकर, वंशधर की कार्यकुशलता देखकर काफ़ी हद तक अधिकारी प्रभावित हो गए, और उन अधिकारियों ने उनका जो चयन है वह नमक विभाग, इसमें यमुना नदी के घाट पर, जब पुल था, घाट था, उस घाट पर उनकी तैनाती कर दी है। और रात का, अभी मान लो जाड़े की रात है, पुल पर उनकी चौकी लगाई गई थी, कुछ एक दरोगा और बाकी हवलदार इनके साथ वो अपनी ड्यूटी पर, अपने कार्य पर तैनात थे। और इसी समय रात में, जैसे ही जाड़े की रात थी, ठंडी की रात थी, लेकिन अचानक ही बैलगाड़ी की आवाज़ आने लगी, और आवाज़ आते ही खुद ये हमारे दरोगा साहब है उठकर जागे और नदी के किनारे तब चले गए हैं। रात के अचानक बैलगाड़ी की आवाज़ आते ही वो चले गए, और जैसे गाड़ी की तलाश भी करते हो और देख लेते कि इस गाड़ी में, ये इतने आधी रात में, जाड़े की रात में ये गाड़ियाँ पुल से कहाँ गुजर जाती जा रही। उन्हें गाड़ी को खुद टटोला है, खुद गाड़ी के पास गए और देखते हैं कि सभी बैलगाड़ियों में एक लंबी सी कतार थी बैलगाड़ियों की, और सभी गाड़ियों में नमक भरा हुआ था। उन्हें हाथ से टटोल कर देखा, उसमें नमक उनको दिखाई दिया। तुरंत उन्होंने गाड़ीवान से पूछा कि भाई ये नमक का किसका है, कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो तुरंत जो गाड़ीवान थे उन्होंने बता दिया कि ये पंडित अलुपुद्दीन है, बड़े व्यापारी है दातागंज के, और इन्हीं में से इनकी ही गाड़ियाँ हैं। अभी अंत में खुद, अब जैसे ही मालूम हो गया गाड़ी को रोक दिया गया, उनके पीछे भी जब सजीले रथ पर बैठकर खुद पंडित अलुपुद्दीन आ रहे थे। शुरुआत में तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि भाई खुद मुंशी को बुलाने की बात कही उन्होंने, संदेशा प्रकार आप ही आ जाओ, लेन देन की बातें हो जाती है और यही मामला। लेकिन फिर भी गाड़ी छोड़कर जो हमारे पंडित जी है, अपने ये मुंशी दरोगा है, वंशीधर है, वह गाड़ी छोड़कर आते ने खुद पंडित को वहाँ बुला लेते, अलुपुद्दीन को बुला लेते हैं। मुंशी नाम सुनकर चौके, क्योंकि पंडित अलुपुद्दीन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, फिर भी मुंशी वंशीधर ने अपना कर्तव्य निभाया, गाड़ियों को रोक दिया। अभी अंत में ये भी कहा गया कि मैंने अपना कर्तव्य समझकर, अब तो ड्यूटी पर था, अपने कार्य पर था, और कार्य पर होने के कारण ही, और मान लो पंडित, अभी मान लो उसको आश्चर्य लगा, बहुत चक्कर आ गया, कौन ये पंडित अलुपुद्दीन है, वो बहुत बड़े व्यापारी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उनके महलों में, उनके पास, उनके दरबार में कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, भारतीय अधिकारी उनके घर में आते थे, उनका आवभगत होती थी, उनको मान सम्मान मिलता था, पैसे मिलते थे, पुरस्कार भी उनको मिल जाता था, और सभी अधिकारी उनके अधीन थे। और इन्हीं वजह से अभी मान लो उसको, जब खुद मुंशी ने जब पंडित जी को बुलाने की बात की थी, तो खुद पंडित जी भी चौंक गए हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति होने। फिर भी मुंशी वंशीधर ने अपना कर्तव्य निभाया और गाड़ी को रोक दिया। अभी पंडित अलुपुद्दीन का कार्यकुशलता देखिए। अभी पंडित सिंह एक बहुत बड़े व्यापारी थे और सम्मानित थे, दातागंज के एक सम्मानित ऐसे व्यापारी थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और उनके दरबार में हमेशा लोग 24 घंटे उनके दरबार में लोगों का आना जाना लगता था, और वह सबको खुश भी करते थे, और सब वो उनके धन के और पैसे के गुलाम बन गए थे। पंडित अलुपुद्दीन व्यापारी थे, सजीले रथ पर सोती हुई अवस्था में आ गए। समाचार मिला, दरोगा ने नदी घाट पर गाड़ियाँ रोक दी है। अभी मतलब ऐसे समाचार मिल जाता है कि भाई दरोगा ने नदी घाट पर सभी गाड़ियों को रोक दिया है, और खुद पंडित जी को उस घाट पर, नदी घाट पर या नदी के पुल पर खुद आना पड़ा। दरोगा को बुला भेजा। पंडित अलुपुद्दीन को लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था, न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने, उनकी एक धारणा थी, ताकि अभी जो दातागंज के जितने भी अधिकारी थे, अफसर वर्ग थे, सब उनके गुलाम बन चुके थे, उनके आगे पीछे घूमते थे, और उनका काम सभी आसानी से हो जाता था। और इन्हीं वजह से कहा गया दरोगा को बुलावा भेजने के पश्चात भी, और उनको ये भी विश्वास था पंडित जी को, क्या लक्ष्मी पर उनको पूरा विश्वास था। न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। न्याय और नीति का, नीति है अच्छा आचरण, न्याय तो आपको मालूम है, और इनमें न्याय और नीति के सामने लक्ष्मी खिलौना है, और इन वजह से लक्ष्मी के सामने सभी झुक जाते हैं, न्याय भी झुक जाता है और नीति भी झुक जाती है, ऐसा उनका अडिग विश्वास था। लेकिन पंडित अलुपुद्दीन खुद चलकर दरोगा के पास जाते और कहते हैं हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अभी अंत में जाकर कभी हम ब्राह्मण हैं, और ये समाज को उस समय जो वर्ग थे, उस वर्गों में जो ब्राह्मण वर्ग है सबसे ऊंचा वर्ग माना जाता था, और इसी वजह से कभी आपकी तो कृपा होनी चाहिए, कृपा दृष्टि होनी चाहिए। लेन देन की बात चली, लेन देन की बात चली, जो बोले छोड़ दो, यही मामला खत्म कर, भले आपने गाड़ी रोक ली, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन आपको गाड़ी क्या करो, गाड़ी को रोक दीजिए, छोड़ दीजिए।
रोको गाड़ी को आगे चलने दें। लेन देन की बात चली, रिश्वत की भी बात चली, तो रिश्वत का असर नहीं हुआ। बात चलने के बाद भी रिश्वत का है, लेन देन का, पैसे का असर खुद मुंशी बंशीधर है उसके ऊपर नहीं हुआ। आप इस समय हिरासत में है। पंडित भौचे के रह गए, उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते न देखा था। अभी वास्तविकता सही है, अभी धन के आगे धन और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन हमेशा धन के सामने धन के सामने धर्म हमेशा हारता हुआ नजर उनको आ रहा था। ताकि धर्म क्या, अच्छा आचरण है, अच्छे आचरण वाले लोग भी, अच्छे नीति वाले लोग, अच्छे आचरण वाले लोग भी, हमेशा धर्म का नियमों का पालन करने लोग भी धन के सामने झुक जाते हैं। और इन्हें खुद पंडित जी क्या चाहते हैं, आज तक धन को धर्म के आगे हारते न देखा था। 5,000 से लेकर 40,000 तक का जो रिश्वत है सौदा होने की बात चली, लेकिन 40,000 के पश्चात भी खुद पंडित वंशीधर है वो झुके नहीं और खुद पंडित अलाउद्दीन को हिरासत में लेने की बात की और हिरासत में ले लिया। अगले दिन अदालत में जिससे पूरे गांव में, दादागंज में पूरा समाचार फैल जाता है, क्या पंडित अलाउद्दीन को अदालत में पेश किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला जा रहा है। और इसी तरह पूरी अदालत में लोगों की भीड़ जमा होगी, लोग जमा हो गए थे अदालत में, अलाउद्दीन को देखने अदालत में लोगों की भीड़ जमा होगी। ताकि उस समय दातागंज के एक व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यापारी और लेन देन अच्छे व्यापारी थे, सबके साथ उनका लेन देन था, बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने आगे पीछे झुकते थे, घूमते थे। और अंत में इस ऐसे व्यापारी को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर मान लो अदालत में हाजिर किया जाता है, उसके लिए अदालत भी, उनकी अदालत का जो फैसला सुनने के लिए सभी लोग वहाँ एकत्र हो गए थे। अब अदालत में वकील, कर्मचारी, अफसर उनके बिना दाम के गुलाम थे। अब ये भी कहा गया है कि जितने भी अदालत में काम करने वाले वकील कहेंगे, डिप्टी मैजिस्ट्रेट कहेंगे, वकील कहेंगे, कर्मचारी कहेंगे, सब उनके गुलाम थे। ताकि उनको सबको रिश्वत देकर खरीद लिया था उन्होंने, किन्होंने, पंडित अलाउद्दीन ने। और इन्होंने कहा पर अदालत के वकील, कर्मचारी, अफसर उनके बिना दाम के गुलाम थे। वकीलों की फौज काम में लग गई। अभी देखते देखते सभी अरे बाबा, इतना बड़ा पंडित है अलाउद्दीन है, ब्राह्मण समाज के हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, उनको अदालत में हाजिर किया गया। देखते देखते सभी वकील, एक बड़ी वकीलों की फौज। अभी वकील भी आपको मालूम है, पर जहाँ जितना भी ज़्यादा पैसा मिलते और न्याय नीति को भी पूरी तरह से उल्टा सुल्टा करके अदालत से बाहर निकल आते, वैसा ही दृश्य यहाँ अदालत में भी देखने को मिलता है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले भी वही दृश्य था। आज भी हम अगर अपने अदालत में देखते, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, किस तरह से इस तरह से अदालत से भी बेगुनाह बाइज्जत रिहा हो जाते। वकीलों को फौज काम में लगी। इधर दरोगा के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के अलावा कुछ नहीं था। पेरी होती कि वकील भाषण करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, दाव चलते रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास कुछ भी नहीं था। दरोगा के पास केवल क्या था, एक सत्य और स्पष्टवादी था, स्पष्ट भाषण था, स्पष्ट विचार थे। इसके अलावा उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगर मान लो बाद में तो वकील, जज में, कोर्ट में, अदालत में सबूतों की आवश्यकता होती है, और सबूत जो हमारे दारोगा मुंशी बंशीधर है, उनके पास वो कुछ सबूत नहीं थे कि भाई कोई सबूत देने के लिए। ठीक है, उनके हाथ में काम करने वाले कई सारे ये भी थे, हवलदार भी थे, लेकिन हवलदार क्या उनको मदद कर सकते हैं, छोटे सिपाही भी थे, सिपाही भी क्या मदद कर सकते हैं। और इन में उनके सामने ताकि सबके मुंह तो बंद थे, पूरे के पूरे गाँव के, पूरे उस शहर का, दातागंज के सभी जो वकील है, कर्मचारी है, पुलिस अधिकारी है, सब बिल्कुल सबकी मिली भगत थी। और सब ने एक साथ आवाज़ उठाकर पंडित अलाउद्दीन को वह छोड़ने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हो गए। तो डिप्टी मैजिस्ट्रेट क्या आदेश देते हैं, डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने कहा, ये लिखा कि पंडित अलाउद्दीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। बंशीधर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उन्हें सावधान रहे। अभी कोर्ट में निर्णय दे दिया गया कि बंशीधर की जो ये है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और इन्हें वैसे अभी आगे बंशीधर को क्या करना है, अभी सावधान रहना है, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करना है। कहता कि ऐसे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर ऐसे चोरी का आरोप लगाना ये सही नहीं है। अभी मान लो अदालत में जो फैसला हुआ था, वो पूरा तरह से अदालत का फैसला अलाउद्दीन के पक्ष में चला गया था। और पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए तो अदालत से बाहर आ गए। वकील उछल पड़े, बंशीधर अपमानित होते हुए अपने घर चला आया। बंशीधर को इस बात का खेद है कि सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। अभी मतलब सत्य के लिए समर्पित होने ना, पूरी तरह अपना मत व्यक्त करना है, अपने आप को समर्पित करना है। लेकिन सत्य के लिए कोई समर्पित होने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मान लो सही में जो मुंशी बंशीधर तो सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी सत्य होते हुए भी कि सत्य के लिए समर्पित होने के लिए कोई भी वह अदालत में, चाहे वकील हो, बड़ी बड़ी उपाधिधारी, बड़ी बड़ी उपाधियाँ
ढीले लंबे चोंगे सब निराधार योग्य हो गए हैं। अभी जितने भी वकील थे, डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, सब क्या हो गए हैं, निराधार हो गए हैं। और पक्ष किस में गया, असत्य के पक्ष में निर्णय हुआ, सत्यवाद हार गया। एक सप्ताह के बाद बंशीधर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। अब जैसे वो बंशीधर को नौकरी निकाल दिया जाता है ताकि उसका ऐसे बड़े व्यापारी के ऊपर उन्होंने जो चोरी का आरोप लगाया वो सत्य था, लेकिन लोग सत्य स्वीकारने के लिए या अदालत सत्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी और इन्हीं वजह से अंत में उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर फिर बंशीधर को नौकरी से एक सप्ताह के बाद निकाल दिया गया। परिवार वालों ने अपना माता पिता माँ और पत्नी नाराज होगी और पिताजी भी सपने थे कि भाई अगर मान लो इसमें नमक विभाग में अगर नौकरी लग जाती, माता पिता की इच्छा थी कि चल भाई हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाए है, पत्नी की इच्छा, माँ की इच्छा, पिताजी की इच्छा, सबकी इच्छा धरी की धरी रह गई है। सब नाराज हो गए। पिताजी तो उनको कोसने भी लगे अपने बेटे को। पत्नी ने कई दिनों तक, माँ ने भी बोलना बंद कर दिया, पत्नी भी उनको बोलना बंद कर दिया। अब एक हफ्ता में उनको नौकरी से निकाल दिया और एक हफ्ता के बाद खुद बंशीधर के घर में पंडित आलोपदीन उनके घर में आ जाते। एक सप्ताह के बाद पंडित आलोपदीन बंशीधर के घर में आ जाते हैं और वास्तविकता का दर्शन केवल दोनों को मालूम है, या कौन चोर है और कौन सत्य के मार्ग पर चल रहा है। और इन्हीं वजह से खुद एक सप्ताह के बाद खुद पंडित आलोपदीन बंशीधर के घर आ जाते। घर पहुँचते और बंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटी की मूर्खता पर रोने लगते। वो जैसे इतने बड़े गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी है जिसके ऊपर मुकदमा चला गया, वो ऐसे प्रतिष्ठित व्यापारी एक छोटे से बंशीधर के घर में आ जाते हैं। ये देखकर बंशीधर के पिता है अपनी बदकिस्मती पर और अपने बेटी की मूर्खता पर रोते हैं, उसे कोसते भी है। आपका बेटा, अभी में कोसने के बाद खुद आलोपदीन क्या कहते हैं, आपका बेटा कुल तिलक है, धर्मपरायण है, ऐसे मनुष्य पर सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। आपका बेटा सही में, आपका बेटा सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, धर्मपरायण है, कुलदीपक है, ये कुलदीपक है और उसको ऐसे व्यक्ति पर सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार है। इस तरह से अपनी बेटी की खुद तारीफ पंडित आलोपदीन वृद्ध बंशीधर के पिता हैं उनको सुना देते हैं। आज मैं आपकी हिरासत में चला हूँ। अभी हम तो खुद बंशीधर को पिताजी के सामने भी, बंशीधर के सामने, वृद्ध बंशीधर पिता के सामने भी वह अपनी मन की बात कबूल कर लेते हैं कि कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले आपके हिरासत में मैं था, लेकिन आज मैं बंशीधर की हिरासत में हूँ। कहने का तात्पर्य, पहले बंशीधर ने इसको हिरासत में लिया था पंडित जी को, आज पंडित जी खुद करेगा, मैं खुद आपकी हिरासत में आ गया हूँ। मैंने सबको खरीदा, अपना गुलाम बनाया है, मुझे परास्त किया तो केवल आपने। अभी मानो सबने, पूरे दातागंज के जितने भी बड़े वकील थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े अफसर थे, मैजिस्ट्रेट थे, सबको तो मैंने खरीद लिया है, सबको मैंने खरीद कर अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन मुझे केवल आपने ही परास्त किया, आपने हरा दिया है। मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ और एक विनती लेकर उनके सामने आ जाते हैं। अभी मान लो विनती लेकर आते और विनम्रता से वह अपने पूरी की जो दातागंज का जो रियासतदार था, पूरी संपत्ति थी, वो पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर के तौर पर उनको नियुक्त करने के लिए उनके पास एक विनय लेकर, एक विनती लेकर वो आ जाते हैं। सेठ जी के हृदय की विशालता, गुण ग्राहकता देखकर पिघल जाता है। उनके सही में इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिन्होंने वकीलों में पूरी की पूरी अदालत खरीद ली है, ऐसे व्यक्ति हमारे घर में आकर किस तरह से अपनी विनम्रता दिखाते हैं, इस विनम्रता को देखकर खुद बंशीधर पिघल जाते हैं। और उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा है, एक प्रस्ताव लेकर उनके पास है कि मेरे पूरी जितनी स्थायी संपत्ति है उनका आपको मैनेजर बना देते हैं। वार्षिक वेतन 6,000 रुपये रहेंगे, इसके अलावा रोजाना खर्च अलग रहेगा, सवारी के लिए घोड़े रहेंगे, बंगला रहेगा, नौकर चाकर रहेगा और सब नौकर चाकर मुफ्त में आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। किस तरह से उन्हें पूरा 6,000 तो सालाना तो आपको वेतन तो तनख्वाह तो मिलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको रहने के लिए अच्छा बंगला दिया जाएगा, सवारी के लिए घोड़े गाड़ी दी जाएंगी, नौकर चाकर दिए जाएंगे, सब पूरी तरह से आपकी हिफाजत की जाएंगी, आपकी रक्षा की जाएंगी। इस प्रस्ताव को देखकर बंशीधर ने हाथ जोड़े और कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह अनुभव है जो इस त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। अभी अंत में खुद बंशीधर थोड़ा होकर कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वह अनुभव है, इतनी बड़ी जो आपकी संपत्ति है उसका मैं क्या कर सकूं, हिसाब किताब रख सकूं या उसकी पूर्ति कर सकूं, उसको पूरा कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अंत में बंशीधर का इतनी बड़ी संपत्ति का मैनेजर बनाना, ये इतना बड़ा कहा मैं नहीं संभाल सकता, उसके लिए मर्मज्ञ आदमी की जरूरत, मर्मज्ञ या अनुभवी आदमी की बहुत ही जरूरत होती है। अभी देखते पंडित जी ने कलमदान से कलम निकाल कर बंशीधर के हाथों में देकर कहा, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की, उन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अंत में कहा तो सही में
बंशीधर खुद पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी आलोकनी कहते हैं, क्या मैंने इसका सब मुझे अनुभव आ गया मुझे, ना मुझे मर्मज्ञता चाहिए, ना कार्यकुशल चाहिए, ना गुणों का अच्छा परिचय भेजा, मैंने सब पा लिया। अभी इस अदालत में मैंने सबको टटोल लिया, सबको देख लिया है कि धन के सामने सब झुक जाते हैं। आपको भी मैंने नदी घाट पर 40,000 की रिश्वत देने की बात की थी, लेकिन आप लक्ष्मी के सामने धर्म आपने नहीं छोड़ा है, धन के सामने धर्म नहीं छोड़ा, और धर्म की रक्षा करते हुए आपने खुद मुझे गिरफ्तार कर लिया, आपने फर्ज आपने आपका फर्ज निभा लिया है। और इसी तरह वो खुद कहते हैं अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके आगे योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। परमात्मा से सही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरुवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठा वाला दरोगा बनाए रखे। और अंत में खुद पंडित जी यही चाहते हैं कि जो नदी किनारे पर, नदी घाट पर जो बेमुरुवत, उदंड और कठोर लेकिन धर्मनिष्ठ दरोगा आपको बनाए रखे, यही मैं परमात्मा से, भगवान से आशा करता हूँ। वंशीधर की आंखें कृतज्ञता से डगमगा आई, भक्ति भाव से हस्ताक्षर किए और दोनों वंशीधर को खुद आपको गले लगा लिया। अभी आगे का भाग हम कल जरूर देख लेते हैं।